नमस्कार। आज हमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो एसआई भर्ती है इसमें जो राजस्थान का जो इतिहास है इसके टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इतिहास है इसके अध्ययन की सुविधा हेतु, यानी जो इतिहास है इसके अध्ययन की सुविधा हेतु इतिहास को निम्नानुसार विभाजित करके हम समझ सकते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी ये जो तीन काल हैं इनके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। किन किन कालों के आधार पर? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल। अब इन कालों का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बात करें तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल की यदि बात करें तो इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यानी प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अतः इस काल का जो इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिली जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन पर निर्भर है। जैसे पाषाण काल, यानी पाषाण काल को किसमें रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है, देखो, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। ये याद रखना विशेष। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः इस काल का जो इतिहास है पूर्णतः उत्खनन पर जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उनके आधार पर ही या उनके साक्ष्यों पर भी निर्भर है। जैसे देखो, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। यानी पाषाण काल है जिसमें नवपाषाण काल शामिल है, पूर्व पाषाण, आधुनिक पाषाण। तो ये जो पाषाण काल है इसको किस में शामिल किया गया है?
प्राग ऐतिहासिक काल में, ये याद रखना, यानी वह ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है वो समझो। अब उत्खनन के दौरान जो भी पाषाण संबंधी सामग्रियां मिलती हैं किसी भी सभ्यता में, यानी किसी भी सभ्यता में उत्खनन के दौरान जो सामग्रियां मिलेंगी हम उन सामग्रियों को किस में रखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में। ये याद रखना, किस में रखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब इस काल की लिखित लिपि तो थी। देखो, इस काल में जो लिपि मिली है, याद रखना, इस काल में कोई लिपि नहीं मिली है, यानी प्रागैतिहासिक काल की कोई लिपि नहीं थी, केवल पत्थर मिले हैं, पाषाण मिले हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि थी और उस संपूर्ण लिपि का अध्ययन संभव नहीं था। यानी इस काल में लिपि मिली है और उस लिपि का संपूर्ण अध्ययन संभव न होने के कारण, यानी जहां पर भी हम उत्खनन करेंगे और कोई सामग्री मिलती है और वहां पर जो लिपि मिलती है लेकिन उस लिपि का कोई अर्थ नहीं समझता, वो किस काल में रखा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। यानी इस काल की लिखित लिपि तो थी, लिखित लिपि तो थी, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, यानी उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, या उसकी प्रामाणिकता है, जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है, या उसकी प्रामाणिकता या उसकी जो प्रामाणिकता है ये क्या है? संदिग्ध है। प्रामाणिकता क्या है? संदिग्ध है। इसे समझो दोबारा। देखो, आदि ऐतिहासिक काल यानी इस काल में लिपि तो मिली थी लेकिन संपूर्ण लिपि का अध्ययन क्या था? असंभव था। तो उत्खनन के दौरान जहां पर लिपियां मिलती है अध्ययन असंभव है या उसकी प्रामाणिकता में संदिग्धता है, वो किस काल में रखा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ये याद रखना। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में जो दो सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी? वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो देखो, हड़प्पा और वैदिक संस्कृति, कौन कौन सी हो गई? हड़प्पा और जो वैदिक संस्कृति है की गणना आद्य ऐतिहासिक काल
आधे ऐतिहासिक काल में की जाती है। यानी जो आधे ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल की बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति है इसको रखा जाता है। किसको रखा जाता है? हड़प्पा व वैदिक जो संस्कृति है या सभ्यता है उसको किस काल में रखा जाता है? आधे ऐतिहासिक काल। जैसे मान लो जो भी राजस्थान में हड़प्पा संबंधी जो अवशेष मिले हैं उनको किस में रखा जाएगा? आधे ऐतिहासिक काल में। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखो ऐतिहासिक काल का मतलब है इस काल का जो इतिहास है ये लिखित साधनों पर निर्भर करता है। यानी लिखित साधनों पर जो इतिहास निर्भर करता है उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि को पढ़ने में क्या मिली है? सफलता मिली है। तो देखो इस काल का इतिहास, इस काल का इतिहास इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर लिखित साधनों पर लिखित साधनों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। यानी ऐतिहासिक काल है, इस काल का जो इतिहास है वो लिखित है और जो लिखित जितने भी साधन है उन पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण एवं साहित्यिक विवरण साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं। साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं। अब देखो ये जो ऐतिहासिक काल है इसमें लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी, ये याद रखना, तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी। तथा लिपि को पढ़ने में क्या मिली थी? सफलता मिली थी। अब देखो जो ऐतिहासिक काल है ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, ये याद रखना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। यानी ईसा पूर्व
छठी शताब्दी से कौन सा काल प्रारंभ होता है? ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, ये याद रखना। यानी ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी है, यहाँ से कौन सा काल प्रारंभ होता है? ऐतिहासिक काल। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल, एक बार दोबारा ध्यान से सुना, प्रागैतिहासिक काल यानी वह काल जिसमें लिपि नहीं थी। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें लिपि तो थी लेकिन संपूर्ण लिपि का अध्ययन असंभव था। तीसरा है ऐतिहासिक काल, तो ऐसा काल जिसमें लिपि थी और उस लिपि का संपूर्ण अध्ययन क्या था? संभव था। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण काल को रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को रखा जाएगा। और ऐतिहासिक काल में, यानी जो ऐतिहासिक काल है, ये ईसा पूर्व छठी शताब्दी से माना जाता है। तो इन तीन तथ्यों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले देखो, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में सबसे पहले हम जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी देखो, हमारे सिलेबस की बात करें तो एक तो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के साथ साथ देखो आहड़ सभ्यता है। दूसरी कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। फिर है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, और बेराट सभ्यता, इन सभ्यताओं के अलावा सेकंड ग्रेड में कुछ अन्य सभ्यता भी दे रखी है। तो आज हमें कालीबंगा जो सभ्यता है, देखो ये जो तीन काल है उसका अध्ययन करने का मतलब था कि कालीबंगा सभ्यता में जो अवशेष मिले उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आरपीएससी ने नया जो पैटर्न प्रश्न पूछने का लागू किया है, उसके अनुसार कि ये जो कौन से काल में किसको रखा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आपने देखा होगा जो पीछे पेपर आए उनमें, तो ये जो तीन काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये यहाँ से संबंधित प्रश्न बनता है। कहाँ से? राजस्थान की सभ्यताओं से। तो तीन, यानी कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता प्रमुख है। अब हम सबसे पहले देखो जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। देखो, कालीबंगा सभ्यता कहां पर विकसित हुई है? हनुमानगढ़ में हुई है ये सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता। तो देखो, यहां से एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ये सभ्यता घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। कहां पर विकसित हुई है? घग्गर नदी के तट पर। देखो, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें, हिमालय पर्वत श्रेणी जो भारत की नवीनतम पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में हिमाचल है। यानी कहाँ से? हिमाचल। यहाँ पर देखो, हिमाचल की राजधानी जो शिमला है, यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं।
शिवालिक पहाड़ी। और ये जो शिवालिक पहाड़ी है, यहां पर कालका माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? कालका माता का मंदिर है, इसलिए इसे कालका पहाड़ी भी कहा जाता है। कालका पहाड़ी। देखो यहां पर काली माता का मंदिर है, इस कारण इसको कालका पहाड़ी भी कहा जाता है। याद रखना का, यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी की तीसरी जो शिवालिक श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में जो शिवालिक पहाड़ी है वहां पर कालिका माता या कालका पहाड़ी है। देखो काली माता का मंदिर है, इस कारण इसको कालका पहाड़ी कहा जाता है। यहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। और ये घग्गर नदी है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो राजस्थान में ये हो गया गंगानगर और ये हो गया हनुमानगढ़। तो ये जो यहां से उद्गम होता है इस नदी का, तो ये नदी कहां पर प्रवेश हो रही है? राजस्थान में। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है। तो हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में यहां पर जहां पर प्रवेश करती है, यहां पर एक गांव है टिब्बी गांव। कौन सा गांव है? टिब्बी गांव है। और ये कहां पर है? हनुमानगढ़। तो घग्गर नदी, ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद यहां पर एक झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? झील का निर्माण करती है। और ये जो झील है, इस झील को तिलवाड़ा, कई जगह तलवाड़ा झील भी आता है। वैसे देखो शुद्ध तलवाड़ा ही है, लेकिन कुछ जो मानक बुक है उसमें तिलवाड़ा भी लिख रखा है। गोपीनाथ शर्मा तिलवाड़ा बताता है, बाकी अन्य जो बुक है उसमें कौन सा है? तलवाड़ा झील। और शुद्ध क्या है? तलवाड़ा झील ही है। तो तिलवाड़ा यानी यहां पर एक झील का निर्माण करते हैं। वैसे तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा क्षेत्र में है, तो तलवाड़ा झील बनाती है। उसके बाद ये नदी गुजरात के सूरतगढ़ तक जाती है। और यदि यहां पर भारी वर्षा होती है, इस क्षेत्र में भारी वर्षा होगी, तो इसका जल पाकिस्तान तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? पाकिस्तान तक। ये पाकिस्तान है। अब समझो इसे ध्यान से दोबारा। देखो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश भी आ सकता है, हिमालय पर्वत श्रेणी भी कालका पहाड़ी से होता है। यहां से होने के बाद में ये राजस्थान में टिब्बी नामक गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और यहां पर तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कई जगह तिलवाड़ा बता रखा है, लेकिन तिलवाड़ा न होकर शुद्ध शब्द है तलवाड़ा। देखो गोपीनाथ शर्मा लिखता है तिलवाड़ा, बाकी अन्य जो है शर्मा व्यास है, इनके साथ साथ हिंदी गृत अकादमी है, अन्य पुस्तकों में बता रखा है कि ये यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है। कौन सी है? तलवाड़ा झील। उसके बाद इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है, भारी वर्षा होती है तो। अन्यथा इसका जल कहाँ तक रहता है? सूरतगढ़ गंगानगर तक रहता है। अब देखो यहां पर जो सभ्यता विकसित हुई है वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता। और एक याद रखना, ये जो राजस्थान में ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है,
ये श्री गंगानगर, ये हनुमानगढ़, और ये सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। और राजस्थान में इस नदी के बहाव को किस नाम से जाना जाता है? नाली। यानी याद रखना, राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से। और पाकिस्तान में इसके बहाव को किस नाम से पुकारा जाता है? हकरा। समझ में आ गया होगा। देखो, घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। घग्गर नदी के कई नाम है। मृत नदी भी कहा जाता है इसे, नट नदी भी कहा जाता है, सोतर नदी भी कहा जाता है, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। ये इनके नाम हैं। और ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। और घग्गर नदी आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। याद रखना, ये जो घग्गर नदी है ये आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। कहां पर हुई है? हनुमानगढ़ में। यहां से प्रश्न आता है। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। क्या नाम था? सरस्वती नदी। ये याद रखना। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। घग्गर नदी के क्षेत्र घग्गर नदी के क्षेत्र घग्गर नदी के क्षेत्र में घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। देखो, ये जो घग्गर नदी है, इस नदी पर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, देखो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन क्यों बताया जाता है? क्योंकि यहां पर उत्खनन के दौरान 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। उनमें से 2 स्तर प्राग हड़प्पा सभ्यता के हैं। ये याद रखना। देखो, घग्गर नदी के क्षेत्र में तो घग्गर नदी हो गई। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन, यानी हड़प्पा सभ्यता का मतलब कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको हड़प्पा बताई थी। यानी घग्गर नदी से प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, आपको पीछे बताया था कि हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में है। देखो याद रखना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल की बात है। किसकी बात है? आद्य ऐतिहासिक काल। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता था। लेकिन इस सभ्यता में उत्खनन के दौरान, देखो अब समझ में आएगा आपको, यानी घग्गर नदी क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन बताई गई है। और हड़प्पा सभ्यता को हम किस काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। किस काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखो समझो, यदि इस काल की बात करें तो देखो, यानी उत्खनन के दौरान उत्खनन के दौरान उत्खनन के दौरान इस सभ्यता से
5 स्तर, कितने स्तर याद रखना, 5 स्तर प्राप्त या 5 स्तर सामने आए हैं। कितने स्तर सामने आए, 5 स्तर सामने आए, ये याद रखना। अब ये जो 5 स्तर सामने आए हैं, इनमें से प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। यानी हड़प्पा से भी प्राचीन माने जाते हैं 2 स्तर। अब ये बताओ, ये जो 2 स्तर हड़प्पा से प्राचीन हैं, तो ये बताओ आप मुझे, यानी कि ये जो 2 स्तर हैं इनको हड़प्पा से भी प्राचीन बताया गया है। ठीक है, तो आप बताओ हड़प्पा से ये प्राचीन सभ्यता हुई या नहीं। यानी प्रथम 2 स्तर हैं, ये हड़प्पा से भी प्राचीन माने जाते हैं। और इनके साथ जो 3 स्तर, जो सामने शेष 3 स्तर हैं, ये हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान या समकालीन हैं। शेष 3 स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है। के समान है। अतः इस सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल इसका मतलब है प्राग हड़प्पा। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्राग हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व की बात कर रहे हैं, हड़प्पा से पूर्व की, तथा हड़प्पा सभ्यता में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में विभाजित किया गया है। समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हड़प्पा के समान है, ये हड़प्पा से प्राचीन। तो कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा से प्राचीन है। प्राचीन होने का कारण है कि इसमें 5 स्तर मिले हैं और 5 स्तर में 2 स्तर हैं वो हड़प्पा से पूर्व के हैं। यानी किस काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल के। इस कारण जो हड़प्पा सभ्यता है इसको
सॉरी कालीबंगा सभ्यता है, इसको हड़प्पा से भी प्राचीन बताया गया, ये याद रखना, समझ में आ गया होगा। यानी कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर कितने स्तर मिले, 5 स्तर, उनमें से 2 स्तर हैं ये हड़प्पा से प्राचीन स्तर माने गए हैं। इस कारण ये बताया गया है कि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा से प्राचीन है, ये याद रखना, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर इस स्थल को कालीबंगा नाम यहाँ पर खुदाई के दौरान जो काली चूड़ियां मिली हैं इसके कारण पड़ा, ये याद रखना। इस स्थल का नाम यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। यानी इस स्थल का जो नाम है ये कालीबंगा, यहां पर उत्खनन के दौरान काले रंग की जो चूड़ियां मिली है उसके कारण पड़ा है। देखो पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ियां होता है। यानी पंजाबी में बंगा का अर्थ क्या है, चूड़ियां। तो यहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली, इस कारण से कालीबंगा नाम दिया गया। देखो पंजाबी में बंगा शब्द है, इसका मतलब है चूड़ियां, तो यहां पर काले रंग की चूड़ी मिली और चूड़ी का मतलब बंगा, इस कारण इसे कालीबंगा कहा गया है, याद रखना। यानी जो काली रंग की जो चूड़ियां हैं ये कहां पर मिली हैं, कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ में। तो ये जो बंगा है, ठीक है, बंगा का अर्थ है चूड़ियां और काले रंग की, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, कालीबंगा। समझ में आ गया होगा। यानी काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका जो नाम है ये क्या पड़ा है, कालीबंगा। तो देखो दोस्तों, आज हमने कालीबंगा के बारे में केवल प्रारंभ ही किया है, अभी तो काफ़ी शेष है। और ये वीडियो बनाने का कारण मेरा पहला ये रहा है कि आपको इस तरह पढ़ाया जाए या बोर्ड पर पढ़ाया जाए जो डिजिटल बोर्ड है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर आपको टोटल जो सामग्रियाँ लिखाई जा रही हैं वो नहीं लिखा पाऊँगा, ये देखना। आप जो भी अच्छा लगे बता देना कमेंट्स के द्वारा। बाकी इस तरह पढ़ोगे तो आपको टोटल लिखित सामग्री मिल जाएगी, आप लिख भी सकते हो और कोई समस्या हो तो मुझे बताकर अवगत भी करा सकते हो कि सर जी ये समस्या है, आपको मैं उनका हल है वो ज़रूर बताऊंगा और आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरे हेल्पलाइन नंबर है 9950 38 92 86, आप यहाँ पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आज हम केवल कालीबंगा का जो स्थिति है उसके बारे में ही चर्चा की है, शेष कल करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। नमस्कार, जय हिंद।